नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। इस समय जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि ट्रंप शायद 10,000 और सैनिकों को मिडिल ईस्ट में भेजने की प्लानिंग कर रहा है। यानी 10,000 और अमेरिकी सैनिक मिडिल ईस्ट में आएंगे। अब ये मिडिल ईस्ट में पिकनिक मनाने तो आ नहीं रहे हैं। जाहिर है ये जो तैयारी हो रही है ये तैयारी ईरान पर अटैक के लिए हो रही है। इसके बदले में ईरान ने बहुत क्लियर किया है कि हम 10 लाख लोगों की एक सेना तैयार कर रहे हैं। 10 लाख लोगों की सेना ईरान तैयार कर रहा है, ना केवल अमेरिका के जमीनी मुकाबले के लिए बल्कि बहरीन और यूएई जिस तरह की धमकी दे रहे हैं, कल को यह बड़ी बात नहीं होगी कि आपको बहरीन की सड़कों पर और यूएई की सड़कों पर ईरान के सैनिक दिखाई दे। तो यह जंग या तो कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी या वहां पहुंचेगी जिसका तसव्वुर बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने भी नहीं किया होगा। खत्म हो जाने की बात मैं क्यों कर रहा हूं, वो पहले कर लूं। अच्छी बातें पहले कर लेनी चाहिए। जर्मनी के जो विदेश मंत्री हैं उनका एक बयान छपा है, अमेरिकी अखबारों में है और ये इजराइल के भी अखबारों में है। उनका कहना है कि मेरी जो मालूमात हैं उनके हिसाब से बातचीत अच्छी चल रही है और जल्दी ही पाकिस्तान में अमेरिका के और ईरान के लोग सीधे आमने सामने बात करेंगे। इसी के साथ स्टीव विटकॉफ का, हालांकि विटकॉफ जैसे आदमी पे मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है, जिसके बारे में ब्रिटेन के बड़े अधिकारी कह चुके हैं कि वो इजराइल का एजेंट है, एसेट है। लेकिन विटकॉफ का भी कहना है बातचीत चल रही है। इन सब के बीच आपने देखा कल ट्रंप का बयान आया कि 10 दिनों के लिए टाल दिया गया है ईरान के पावर सेक्टर पर हमला, क्योंकि बातचीत अच्छी चल रही है। उसने कहा ईरान ने हमसे इजाजत मांगी, ईरान ने हमसे बहुत रिक्वेस्ट किया। अब ईरान रिक्वेस्ट क्या कर रहा है वो तो साफ दिखाई दे रहा है। रोज उसकी रिक्वेस्ट मिसाइलों पर बैठकर जा रही है और तेल अवीव के अंदर हाहाकार मचा रही है, तबाही मचा रही है। लेकिन ठीक है, ट्रंप क्या बोलेगा, ये तो नहीं बोल सकता कि मैंने ईरान से रिक्वेस्ट किया था। तो कुल मिलाजुलाकर एक तरफ लग रहा है बातचीत हो रही है। जो बात सामने आ रही है वो ये कि अमेरिका अपने प्रस्ताव पाकिस्तान में भेज रहा है, पाकिस्तान से वो प्रस्ताव ईरान को भेजे जा रहे हैं और ईरान उसका जवाब पाकिस्तान को भेज रहा है और पाकिस्तान वो जवाब अमेरिका में पहुंचा रहा है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि आधी दुनिया इन्वॉल्व हो गई है बातचीत में। अब आमने सामने बातचीत होती है कि नहीं, ये आने वाले वक्त में तय होगा। जहां तक लड़ाई का सवाल है, लड़ाई आगे कहां तक जा सकती है उसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। आगे बढ़ने से पहले एक बात, आप जानते हैं कि हमने स्टैंड विद ईरान की टी शर्ट लॉन्च की थी और इस टी शर्ट से जो भी हमारी आमदनी हुई, कल हम पहुंचे ईरान के कल्चरल हाउस, उस आमदनी से हमने दवाइयां खरीदी थी ईरान के लोगों के लिए, वो हमने कल्चरल हाउस में गिफ्ट की। हम अपनी तरफ से जो कुछ कर सकते हैं ईरान की महान जनता के लिए वो लगातार करते रहेंगे, लेकिन यह सब मुमकिन होता है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के सहयोग से। तो ये जो डब्बा दवाइयों का हमने दिया है, हाथ जरूर हमारे थे लेकिन दिल, दिमाग और रूह आप सबकी भी थी। गंभीर बातों पर चले उसके पहले एक छोटी सी बात ये कि ईरान ने जितने मजे लिए हैं इस बार, हमेशा यह होता था कि ईरान नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में क्या आता था कि मुल्ला मौलानाओं की फौज है वहां पर, पढ़ाई लिखाई जीरो है, औरतें घर के अंदर रहती हैं, इस तरह की इमेज बनाई गई थी। आज दुनिया को पता है कि दुनिया में जिन मुल्कों का आईक्यू सबसे ज्यादा है उनमें ईरान शामिल है। ईरान की लड़कियां, ईरान की औरतें मिसाइलें बना रही हैं, कॉलेजों में पढ़ा रही हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रही हैं और वहां ऐसी टेक्निक डेवलप हुई है पिछले 20-25 सालों में, जब सैंक्शन लगा हुआ था, कि जो नई नई मिसाइलें चल रही हैं उनका जवाब ना अमेरिका के पास है ना इजराइल के पास है। और इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर भी इस बार ईरान ने बहुत कायदे से काम किया है, जिसकी वजह से सारी दुनिया में ईरान के पक्ष में परसेप्शन बना है। आज सुबह एक वीडियो ट्विटर पर वायरल था, वो मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें एक सैनिक का वीडियो है और ये एआई नहीं है, ये ओरिजिनल वीडियो है। एआई तो मैं नहीं दिखा सकता यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से, लेकिन ये जो ओरिजिनल वीडियो है उसमें वो आराम से अपना वीडियो, सेल्फी स्टिक से अपना वीडियो बना रहा है, अनार का जूस पी रहा है और पीछे उसके बैकग्राउंड में मिसाइल जा रही है, वो मुस्कुरा रहा है। और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ट्रंप और इजराइल कह रहे हैं कि ईरान की सेना तो खत्म हो गई, फिर ईरान का सैनिक इतने मजे मजे से मिसाइल चला के अपने देश में कैसे घूम रहा है। बहुत सीधी सी बात है कि इस तरह का जितना परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई थी वो सब तबाह हुआ है। अब अमेरिका का अखबार कह रहा है कि जितनी बेसेस बनाई थी अमेरिका ने वो सारी की सारी तबाह बर्बाद हो चुकी हैं, जमींदोज हो चुकी हैं।
जितने रडार लगाए थे वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। बहरीन में जो 5वीं फ्लीट लगाई थी उसका बुरा हाल है और सैनिक भाग भाग कर होटलों में छिप रहे हैं। और आज ईरान ने सीधी चेतावनी दी है। कल अरागची साहब ने लिखा था, लेकिन आज सीधी चेतावनी ईरान ने दी है कि जिन होटलों में अमेरिका के सैनिक ठहरे हुए हैं हमें उनकी खबर है और उनको सीधा निशाना बनाया जाएगा। यह बात ईरान सीधा कह रहा है। भाई जाहिर है, यूरोप में जब होटल में आप जाते हैं तो बाकायदा आपकी सिक्योरिटी होती है कि आप ठहरने लायक हैं कि नहीं हैं। तो मिडिल ईस्ट में भी होटलों को सिक्योरिटी करनी चाहिए कि हमारे होटलों में ठहरने वाले कहीं बेसिस से भागे हुए अमेरिका के सैनिक तो नहीं हैं, और अगर अमेरिका के सैनिक हैं तो उनको अलाउ नहीं करना चाहिए। अलाउ करेंगे तो ईरान उन पर हमला करेगा, ये ईरान ने कहा है। एक दूसरी खबर जो राइटर्स में छपी है और बेहद इंपॉर्टेंट है, उसको भी समझना चाहिए। राइटर्स का यह कहना है कि जब तक खामनेई साहब रहे तब तक उन्होंने एटम बम नहीं बनाने दिया। अब कल यह खुलासा हुआ था कि ईरान के पास जो 60% से ज्यादा एनरिच्ड यूरेनियम है वो इतना है कि 10-15 एटॉमिक बम वो कभी भी बना सकता है। राइटर्स ये कह रहा है कि अब IRGC के जो लोग लीडरशिप में हैं उनका कहना है कि हमको एटॉमिक बम बना लेना चाहिए। ऐसे बम को डर्टी बम कहते हैं, जो पूरे नियम कानून के हिसाब से नहीं बनता है तो वो बम बना लेना चाहिए। और यकीन जानिए, मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर ये लोग प्रेशर ज्यादा बढ़ाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ईरान में वो लोग कामयाब हो जाएं जो शुरू से चाहते हैं कि ईरान के पास एटम बम हो। और आज अगर ईरान के पास एटम बम होता तो ये हिम्मत, ये हिमाकत ना अमेरिका कर पाता ना इजराइल कर पाता। और आज ईरान में ऐसे लोग जब कह रहे होंगे तो उनकी बात सुनी जा रही होगी। ये पक्के तौर की बात जानिए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि राइटर्स जो खबर छाप रहा है वो पूरी तरह से सही है। मैं जानता हूं राइटर्स हो, वाशिंगटन पोस्ट हो, WSJ हो, वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, मैं इनके खबरों को पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेता हूं, पूरी तरह से सही नहीं मानता हूं। लेकिन यह संभावना हो सकती है कि ईरान के अंदर यह बहस तेज हो गई हो कि एटॉमिक बम अब हमको जल्दी से जल्दी बना लेना चाहिए, खासतौर पे तब जब ट्रंप लगातार एक्स्ट्रा सैनिक वहां पर बुला रहा है और ईरान के अंदर घुसने की प्लानिंग हो रही है। अब आप एक और खबर देखिए। राइटर्स एक्सक्लूसिव करके खबर छापता है कि चाइना जो है वो अपनी चिप टेक्नोलॉजी ईरान को दे रहा है। ऐसे ही कभी खबर आती है कि रशिया अपने ड्रोन ईरान को दे रहा है। खबर तो यह भी देखनी चाहिए कि एक जमाने में, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, जब ईरान ने रशिया को ड्रोन अवेलेबल कराए थे तो जो दोस्त मुल्क होते हैं वो एक दूसरे को टेक्नोलॉजी और हथियार और बाकी सारी चीजें अवेलेबल कराते हैं। लेकिन ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे चाइना ने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो ईरान को चिप देकर, या फिर ऐसे दिखाया जा रहा है कि ईरान के पास तो अपना कुछ है ही नहीं, जो मिला है चाइना से मिला है या रशिया से मिला है। अब मुझे कुछ बात कर लेने दीजिए। इजराइल के पास क्या है? इजराइल को जो हथियार मिले हैं वो कहां से मिले हैं? इजराइल जो बंकर बम लेकर जाता है और नसरुल्लाह साहब को शहीद कर देता है, वो बंकर बम कहां से आया था? इजराइल जिन बमों से गजा में बच्चों औरतों को मारता है वो बम कहां से आए थे? इजराइल का आयरन डोम जिसके ऊपर वो इतराता है वो कहां से आया था? जो थार्ड और पैट्रियट मिसाइल इजराइल में लगी हुई हैं, जो ईरानी मिसाइलों का मुकाबला करती हैं, इंटरसेप्ट करती हैं, वो कहां से आया था? सब कुछ तो अमेरिका से आया था। पैसा अमेरिका से आता है, हथियार अमेरिका से आता है, जर्मनी से हथियार आता है, ब्रिटेन से हथियार आता है, यहां तक कि इंटेलिजेंस में भी ये सारे के सारे मदद करते हैं। तो इजराइल को जब पूरा पश्चिम, अमेरिका, कनाडा सब मिलकर मदद करते हैं, टेक्नोलॉजी देते हैं, पैसा देते हैं, हथियार देते हैं, तो इसमें किसी को कोई आश्चर्य नहीं होता। लेकिन अगर ईरान की कोई मदद कर रहा है तो उसको ऐसा बड़ा शगुफा बनाया जाता है जैसे कोई बहुत बड़ी खबर हो। अगर आपके लिए इजराइल का वहां होना बहुत जरूरी है ताकि तेल की लूट आप चला सकें, ताकि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में आप सिविल वार करा सकें, ताकि आप कहीं भी तबाही करवा सकें, तो रशिया और चाइना के लिए भी जरूरी है ईरान का होना, ताकि दुनिया में एक बैलेंस बना रहे। तो अगर रशिया और चाइना ईरान की मदद कर रहे हैं और दोनों कह चुके हैं कि ईरान हमारा दोस्त है, तो इसमें इतना आश्चर्य करने की जरूरत क्या है?
इसमें इतना ज्यादा शगुफा फैलाने की जरूरत क्या है? इसी को मैं कहता हूं कि इंटरनेशनल गोदी मीडिया हमेशा खबरों को ऐसे पेश करता है जिससे लगता है कि जो अमेरिका के साथ है वो तो सही है, लेकिन जो अमेरिका के साथ नहीं है वो गलत है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अमेरिका वगैरह के अखबारों को बहुत गौर से पढ़ना चाहिए। लेकिन इन अखबारों में भी और इजराइल के अखबारों में भी एक खबर अब छपने लगी है। कल आपको पता है सुबह के वीडियो में बहुत डिटेल मैंने बताया था कि वहां के जनरल जो हैं उन्होंने मीटिंग में यह बात कह दी कि इजराइल के सैनिक बुरी तरह से थक गए हैं, रिजर्व में जो सैनिक होते हैं वो लड़ने को तैयार नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। और इसके बाद वहां विपक्ष के नेता यावर लैपिड का बयान आता है और लोगों का बयान आता है, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर का बयान आता है जो कहता है हम गजा में भी जंग हारे थे और हम ईरान में भी जंग हार रहे हैं और बेंजामिन नेतन्याहू की वजह से इजराइल की तबाही हो रही है। इजराइल जो एक साथ खड़ा दिखाई देता था, इजराइल जिसके बारे में लगता था कि यहां की सारी जनता नेतन्याहू के पीछे खड़ी है, वहां फ्रिक्शंस और फ्रैक्चर्स दिखने शुरू हो गए हैं। इस बात को इंटरनेशनल मीडिया भी नहीं छुपा पा रहा है। और देखिए, इजराइल जरा सा मुल्क है, इसके लिए झेलना बहुत मुश्किल काम है, यह बात मैं लगातार कह रहा हूं। पिछले जितने दिनों से जंग चल रही है, इजराइल के लोग थक रहे हैं लगातार बंकर्स में जाकर। कभी कहीं बम गिर रहा है, कभी कहीं रॉकेट गिर रहा है, कभी कहीं मिसाइल गिर रहा है, उधर से हिजबुल्ला मिसाइल मार रहा है, नॉर्थ इजराइल के लोग अलग नाराज बैठे हुए हैं, नेतन्याहू कह रहा है वहीं रहो, लेकिन सुरक्षा कोई नहीं है। आपने देखा कि कैसे वहां का मेयर, किर्यात सोमोना का मेयर मीटिंग में चिल्ला रहा है, एक और नॉर्थ का मेयर रो रहा था कि अगर यही हालात रहे तो महीने भर लड़ाई चली तो 10 लोग भी आपको नॉर्थ इजराइल में दिखाई नहीं देंगे। तो वो टकराव और दूरी इजराइल समाज के अंदर बढ़ रही है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि नेतन्याहू ने हमें कहां फंसा दिया। काश ये सवाल तब पूछा गया होता जब उन लोगों को यह मालूम था कि गजा में बच्चों और औरतों को मारा जा रहा है, तब तो वो पार्टियां कर रहे थे। अब जब उनके ऊपर चीजें आई हैं तब उनको दर्द हो रहा है। जब ईरान में 165 बच्चियां मारी गई, इजराइल में कोई विरोध करने आगे नहीं आया। अब जब इजराइल पर लगातार मार पड़ रही है तो उनको बहुत परेशानी हो रही है, और मार सिर्फ नहीं पड़ रही है। एक अनुमान यह बताता है कि इजराइल को रोज 1 बिलियन शक्ल, जो वहां की करेंसी है, 1 बिलियन शक्ल का नुकसान हो रहा है। अब एक शक्ल जो है वो तकरीबन 30 रुपए के बराबर है। पहले 20-21 रुपए की थी, लेकिन मोदी जी की कृपा से जिस तरह से हमारा रुपया गड्ढे में जा रहा है, तो अब 1 रुपए में, एक शक्ल में 30 रुपए के आसपास होता है। यानी रुपयों के टर्म में अगर आप सोचते हैं तो सोच लीजिए कि 30 बिलियन, मिलियन नहीं, बिलियन रुपए का रोज का नुकसान इजराइल को हो रहा है। और इजराइल की इकॉनमी लगातार बर्बादी की तरफ जा रही है। यह सब कुछ मिलाकर इजराइल के अंदर इस सवाल को पैदा कर रहा है, और यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या नेतन्याहू ने इजराइल के वजूद को खतरे में डाल दिया है। ईरान को तबाह और बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग थी। आज हालत क्या है? आज हालत यह है कि यूक्रेन का राष्ट्रपति मिडिल ईस्ट में शान से जा रहा है, सऊदी अरबिया के एमबीएस के साथ मीटिंग कर रहा है। मीटिंग क्यों हो रही है उस बात को आप समझिए। मीटिंग इसलिए हो रही है कि अमेरिका ने यह कहा है कि जो हथियार और पैसे यूक्रेन को दिए जाने थे वो अब हम मिडिल ईस्ट में शिफ्ट कर रहे हैं। जो पैसे यूरोप ने इकट्ठा करके दिए थे अमेरिका को कि हथियार और बाकी सारी चीजें पहुंचाई जाएं यूक्रेन में, वो पैसे अब कह रहा है अमेरिका कि हम मिडिल ईस्ट में इस्तेमाल करेंगे। आप सोचिए पैसों की क्या हालत है इनकी, कैसे इनकी इकॉनमी बर्बाद हो रही है ईरान के चक्कर में। तो जेलेंस्की पहुंच गया है मिडिल ईस्ट में, इसलिए क्योंकि अरबों को लगता था कि हमारी सुरक्षा, हमारी हिफाजत के लिए तो अमेरिका काफी है, किसी और की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन साबित यह हुआ कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ इजराइल को बचाने की कोशिश कर रहा है, और उसको भी नहीं बचा पा रहा है। मिडिल ईस्ट के बाकी मुल्कों को क्यों बचाएगा? तो जेलेंस्की से कहा जा रहा है कि एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी हमको दो। जेलेंस्की बड़े शान से पहुंचता है और कहता है कि हम आपको एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी देंगे, लेकिन मुफ्त में इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता। अगर वो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी देगा तो बदले में रशिया के खिलाफ जंग की फंडिंग करनी पड़ेगी सऊदी अरबिया और मिडिल ईस्ट के मुल्कों को। तो इनके पैसे जो अमेरिका की तरफ जा रहे थे, अब वो पैसे जाएंगे यूक्रेन की तरफ। और जैसे ही यूक्रेन के साथ ये खड़े हुए, रशिया और चाइना को इन्होंने अपना दुश्मन बना लिया।
और उधर अमेरिका के पास पैसे नहीं पहुंचेंगे, वो यूक्रेन जाएंगे, तो अमेरिका भी इनको लाइन पर लेगा। सऊदी अरबिया की यह हालत है कि नियान जो उनकी परियोजना है उससे लगातार पैसे निकाले जा रहे हैं। वो ऐसा लगता है पूरी ही नहीं होगी। सिंगापुर का एक प्रोजेक्ट था, उसको बंद करा दिया गया, जबकि 30% पूरा हुआ था। तो जिस ईरान को केक वॉक समझा गया था, इनको लगा था कि ईरानी कहवा है, आराम से हाथ में लेंगे और पी जाएंगे, 4 दिन में जंग जीत जाएंगे, 48 घंटे में जंग जीत जाएंगे और वहां झंडा फहराकर वहां के तेल पर कब्जा करके मालामाल हो जाएंगे। उस ईरान ने यह हाल किया है कि अभी महीना पूरा नहीं हुआ, इजराइल की हालत खराब है, माली हालत खराब है, आर्मी लड़ने से मना कर रही है, अमेरिका की माली हालत खराब हो रही है, बाजार डूब रहे हैं, और मिडिल ईस्टर्न जो कंट्रीज हैं, सऊदी अरबिया वगैरह, वो यूक्रेन से इल्तजा कर रही हैं कि हमें बचाने के लिए एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी दो। बड़ी उम्मीद थी इनको कि कुर्दिश लोग हमला कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी हाल में खबर आई है कि रूबियो के कुर्दिश से फिर बात हुई है, लेकिन कुर्दिश सेना फिलहाल कोई हस्तक्षेप करते हुए नहीं दिख रही, और टर्की जिसका सहारा था वो भी ईरान के खिलाफ खड़ा होता हुआ नहीं दिख रहा। ले दे के रह गया अजरबैजान, जिसने 12 रोजा जंग में मदद की थी, अपना इलाका दिया था ईरान के ऊपर अटैक करने की। अगर अजरबैजान इस बार भी बदमाशी करेगा तो जाहिर तौर पर ईरान खामोश नहीं रहेगा, वहां से भी हमले होंगे और रशिया से भी हमले हो सकते हैं। तो हकीकत यह है कि ट्रंप और नेतन्याहू अब इस जंग में इतनी बुरी तरह से फंस गए हैं कि निकलना भी आसान काम नहीं है। अगर आर्मी आती है, ईरान की जमीन पर कदम रखती है, तो वो लड़ाई होगी जो ट्रंप अपनी सारी जिंदगी याद रखेंगे, और सिर्फ ट्रंप नहीं, ट्रंप के अगल बगल जो गधे बैठे हैं वो भी जिंदगी भर याद रखेंगे। किसी एक इलाके पर कुछ दिनों के लिए कब्जा हो जाना एक बात है, लेकिन सेना का गाजर मूली की तरह कटना और लगातार कटते चला जाना दूसरी बात है। ईरान के टेरेन में क्या हाल होगा अमेरिका के सैनिकों का, यह अफगानिस्तान जैसे एग्जाम्पल से हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए बेहतर तो यही होगा कि बातचीत करके मामला सुलझे। बेहतर यही होगा ईरान की शर्तें मानी जाएं और जंग को खत्म किया जाए। और बदतर वो होगा जिसकी बात बाकी लोग कर रहे हैं, बदतर होगा कि इस जंग को लगातार खींचा जाए। न केवल अमेरिका इजराइल बर्बाद होंगे, बल्कि सारी दुनिया में तबाही और बर्बादी आएगी। ईरान ने यह दिखा दिया कि आपने जो समझा था उससे बहुत बहुत ज्यादा मजबूत है ईरान। फिलहाल ये हालात हैं। आगे जैसे जैसे जो डेवलपमेंट होंगे मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस और हमारे वीडियोस को दूर तक पहुंचाइए।